हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मुझे देख रहे हैं पढ़ लिया पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। आज जो आप पढ़ेंगे एक तरीके से सिलेबस है जो इस सब्जेक्ट में आपने कवर करना है। टाइप्स ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल को पढ़ने से पहले हमें दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। एक टर्म है फ्लो पैरामीटर्स और दूसरी टर्म है फ्लूइड पैरामीटर्स। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको इस हेडिंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले फ्लो पैरामीटर्स क्या होते हैं? ये वो पैरामीटर्स है जो फ्लो के बारे में बताते हैं। जैसे डेप्थ। देखिए, आपने डेप्थ ऑफ वाटर नहीं सुना होगा, आपने डेप्थ ऑफ फ्लो सुना होगा। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। क्या आपने डिस्चार्ज ऑफ वाटर सुना है? नहीं, आपने सुना है डिस्चार्ज ऑफ फ्लो और वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो वो पैरामीटर्स जो एक फ्लो के बारे में बताएं, जो एक बहते हुए कंपोनेंट के बारे में बताएं, तो उन्हें फ्लो पैरामीटर्स बोलते हैं। अब फ्लूइड पैरामीटर्स ऑब्वियसली हो गए जो फ्लूइड के बारे में बताएं। जैसे डेंसिटी। भाई डेंसिटी अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी फ्लूइड की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो आप एकदम से समझ जाओगे कि वाटर की बात हो रही है। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो 2 मीटर पर सेकंड है तो क्या आप श्योर हो कि वो वाटर ही है? नहीं, कोई भी फ्लूइड हो सकता है। तो फ्लूइड पैरामीटर्स फ्लूइड के बारे में बताते हैं और फ्लो पैरामीटर्स फ्लो के बारे में बताते हैं। तो फ्लूइड पैरामीटर्स में कई सारे पैरामीटर्स आ सकते हैं। डेंसिटी आ सकता है, विस्कोसिटी आ सकता है, सरफेस टेंशन आ सकता है। और फ्लो पैरामीटर्स के तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं: डेप्थ ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो जब हम टाइप्स ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल पढ़ेंगे तो हमारे लिए जरूरी हैं फ्लो पैरामीटर्स। अब फ्लो पैरामीटर्स तो हमने समझ लिए क्या होते हैं, जो फ्लो के बारे में बताते हैं। इसके बेसिस पर हम फ्लो को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं उसको भी देख लेते हैं। अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस टॉपिक पर, और जो अभी मैं लिखूंगा सामने ये आपका सिलेबस है इस सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का फ्लो होता है। दिस इज नोन एज स्टीडी फ्लो। तो टाइप्स ऑफ फ्लो में सबसे पहले आया स्टीडी फ्लो। अब स्टीडी का क्या अर्थ है? सिंपल इंग्लिश की बात करें, स्टीडी का मतलब है जो वक्त के साथ नहीं बदल रहा है। यू हैव अ स्टेडी सैलरी। समय के साथ आपकी सैलरी नहीं बदल रही, ठीक है? तो जो चीज समय के साथ ना बदले उसको हम स्टीडी बोल रहे हैं। स्टीडी फ्लो का मतलब वो फ्लो जो समय के साथ ना बदले। यहां पर हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं कि अगर किसी जगह पर, किसी एक गिवन पॉइंट पर डेप्थ ऑफ फ्लो समय के साथ नहीं बदल रहा है तो ऐसा फ्लो हो जाएगा स्टीडी फ्लो। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक चैनल कंसीडर करा और एक क्रॉस सेक्शन लिया, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन लिया। एट 11 AM मैंने डेप्थ ऑफ फ्लो निकाला इस पॉइंट पर। 11:10, 11:20 एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स एक गिवन पॉइंट पर मैंने डेप्थ ऑफ फ्लो फाइंड आउट करा। एंड एवरी टाइम जो ऑब्जर्वेशन आई वो ये थी कि डेप्थ ऑफ फ्लो वॉज कांस्टेंट। तो समय बदल रहे, 11, 11, 10, 11, 20, 11, 30 हो गया, बट उस गिवन पॉइंट पे समय के साथ डेप्थ ऑफ फ्लो में बदलाव नहीं आया। तो ऐसे फ्लो को हम नाम देते हैं स्टीडी फ्लो। सो स्टीडी फ्लो is that flow where depth of flow is constant with respect to time. टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो पैरामीटर्स चेंज ना हो। जो आपके इनिशियल कंसेप्ट होते हैं ओपन चैनल फ्लो के, वो स्टीडी फ्लो के कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं। इसी में मान लीजिए अगर किसी जगह पर डेप्थ ऑफ फ्लो बदल रही है, जैसे मान लीजिए उस पॉइंट पे आपने एक पॉइंट कंसीडर करा, 11 बजे वहां डेप्थ ऑफ फ्लो 2 मीटर थी और 11:10 पे 2.5 मीटर हो गई। तो समय के साथ डेप्थ ऑफ फ्लो एक गिवन पॉइंट पे बदल गई, तो ऐसे फ्लो को नाम दिया जाता है अनस्टीडी।
देखिए ओपन चैनल फ्लो में जो आपका मेजर कंसेप्ट है वो फ्लो को स्टीडी मान के किया जाता है, क्योंकि स्टीडी फ्लो मानकर बहुत सारी चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। तो एक अजम्पशन हम मान लेते हैं कि फ्लो स्टीडी है, बट हम अनस्टीडी फ्लो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब आपने इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा था तो मैंने आपको बताया था 6 टॉपिक्स है मेन, तो जो सबसे लास्ट टॉपिक हम बोलते हैं वो अनस्टीडी फ्लो है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्लो में सबसे पहला आ गया स्टीडी फ्लो। स्टीडी फ्लो मतलब किसी गिवन पॉइंट पर समय के साथ डेप्थ ऑफ फ्लो में बदलाव ना आना। अब दूसरे फ्लो की अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन में याद होगा आपको मैंने एक टॉपिक बोला था यूनिफॉर्म फ्लो। तो जो दूसरे टाइप का फ्लो ओपन चैनल में पॉसिबल है वो है यूनिफॉर्म फ्लो। सिंपल इंग्लिश में यूनिफॉर्म का अर्थ है एक जैसा। तो अगर डेप्थ ऑफ फ्लो हर जगह एक जैसी है तो ऐसे फ्लो को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये चैनल है आपके पास और आपने देखा कि डेप्थ ऑफ फ्लो हर जगह सेम है। देखिए स्टीडी फ्लो में क्या होगा, एक ही जगह पर अलग अलग टाइम पर डेप्थ ऑफ फ्लो सेम होगी। यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा, अलग अलग जगह पर एक ही टाइम में डेप्थ ऑफ फ्लो सेम होगी। फिर से सुनिए, यहां पर क्या है, 2 पॉइंट है, एक है ए एक है बी। तो ए और बी दोनों पर लेट से डेप्थ ऑफ फ्लो 2 मीटर है 11 बजे। तो सेम टाइम पर 2 डिफरेंट लोकेशंस पर सेम डेप्थ ऑफ फ्लो है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। कैनाल्स में यूनिफॉर्म फ्लो रखवाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जब आप कैनाल डिजाइनिंग के बारे में पढ़ते हैं तो फ्लो को यूनिफॉर्म मानना जरूरी हो जाता है। अब स्टीडी फ्लो क्या होगा, एक गिवन पॉइंट पर एक ही लोकेशन पर अलग अलग टाइम पर 11, 11, 10, 11, 20 एंड सो ऑन। तो अगर एक ही पॉइंट पर अलग अलग टाइम पर सेम डेप्थ ऑफ फ्लो है तो उसको हम बोलेंगे स्टीडी। अलग अलग लोकेशन पर सेम डेप्थ ऑफ फ्लो है एट द सेम टाइम, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। अलग अलग जगह पर अलग अलग डेप्थ ऑफ फ्लो है तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म फ्लो में हम मैनिंग्स और चेजिस इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं आगे जाके इरिगेशन इंजीनियरिंग के। तो जो बच्चों दूसरे टाइप का फ्लो हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी यूनिफॉर्म फ्लो। तो अभी तक हमने 2 फ्लोस के बारे में पढ़ा, स्टीडी एंड यूनिफॉर्म। अब देखिए बड़ा ध्यान से सुनिए तीसरा फ्लो। तीसरा फ्लो है स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब बड़े ध्यान से सुनिए, देखिए स्टीडी का मतलब जो समय के साथ ना बदले, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो लोकेशन के साथ बदल जाए। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो एक ऐसा फ्लो जो समय के साथ नहीं बदल रहा है। अगर हम इस फ्लो को देखें तो लेट से आपने एक सेक्शन कंसीडर करा ए, एक सेक्शन कंसीडर करा बी। ए पर समय के साथ डेप्थ ऑफ फ्लो नहीं बदली, बी पर समय के साथ डेप्थ ऑफ फ्लो नहीं बदली, बट ए और बी पर डेप्थ ऑफ फ्लो अलग अलग है। ठीक है, टाइम के साथ चेंज नहीं आया बट स्पेस के साथ आ गया, तो इसको हम बोलते हैं स्टीडी, क्योंकि टाइम के साथ कांस्टेंट है, बट नॉन यूनिफॉर्म क्योंकि स्पेस के साथ कांस्टेंट नहीं है। तो ये हो गया स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में बच्चों 2 सब कैटेगरीज होती है। एक होता है रैपिडली वेरीड फ्लो जिसको हम बोलते हैं आरवीएफ, एक होता है ग्रेजुअली वेरीड फ्लो जिसको हम बोलते हैं जीवीएफ। अब आरवीएफ में क्या होता है, जो डेप्थ ऑफ फ्लो, देखिए रैपिड का मतलब हो गया यहां पे बहुत ज्यादा। तो आरवीएफ में क्या होता है, फ्लो नॉन यूनिफॉर्म है तो डेप्थ ऑफ फ्लो तो बदलती है बट बहुत ज्यादा बदलती है। तो अगर डेप्थ ऑफ फ्लो बहुत ज्यादा बदल जाए समय के साथ तो डेप्थ ऑफ फ्लो 2 डिफरेंट लोकेशंस पर सेम है,
बट लोकेशन के साथ बहुत ज्यादा बदलाव आ गया तो इसको हम बोलते हैं रैपिडली वेरीड फ्लो। और ग्रेजुअल वेरीड फ्लो में क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो बदलती है लोकेशन के साथ बट वेरिएशन बहुत कम होता है, तो इसको हम बोलेंगे जीवीएफ। तो आरवीएफ में देयर इज अ मेजर वेरिएशन इन डेप्थ ऑफ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। जीवीएफ में द वेरिएशन ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो इज ग्रेजुअल, कम होता है बट समय के साथ दोनों जगह पर डेप्थ ऑफ फ्लो में बदलाव नहीं आता है। तो अगर मैं एक आपके लिए ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, देखिए मैं आपको बहुत एनकरेज करूंगा इस बात के लिए कि आप जब नोट्स बनाते हैं तो उसमें ब्लॉक डायग्राम का इस्तेमाल करिए। देखिए बुक्स में तो पैराग्राफ ऑलरेडी लिखे ही हुए हैं आप लोगों के लिए, कोशिश करिए ब्लॉक डायग्राम्स बनाने की। जैसे एक ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं मैं आपके लिए यहां पर, तो मेन हेडिंग मैंने डाली टाइप्स ऑफ फ्लो। तो मैंने आपको बोला टाइप ऑफ फ्लो में सबसे पहले है स्टीडी फ्लो। स्टीडी फ्लो में क्या होता है, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा फ्लो मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो में डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, अलग अलग जगह पर सेम डेप्थ ऑफ फ्लो है। तीसरा मैंने आपको बताया स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, समय के साथ पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं बट लोकेशन के साथ कांस्टेंट नहीं है। स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म में बच्चों दो फ्लोज आ गए, एक हो गया आरवीएफ, एक हो गया जीवीएफ। आरवीएफ में क्या होगा, जो फ्लो है समय के साथ बहुत ज्यादा नहीं, समय के साथ तो कांस्टेंट है, लोकेशन के साथ बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाएगा, तभी रैपिड वर्ड आ रहा है। और ग्रेजुअल वेरिड फ्लो में क्या होगा, टाइम के साथ पैरामीटर कांस्टेंट है, स्पेस के साथ जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अब एक और फ्लो हम यहां पे लिख देते हैं, ये हो गया अनस्टीडी। अब जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इस सब्जेक्ट की, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने यही हेडिंग डाली थी। तो बच्चों ये आपका सिलेबस है इस सब्जेक्ट का। सबसे पहले हम स्टीडी फ्लो को कवर करेंगे, जब स्टीडी फ्लो हो जाएगा तब हम यूनिफॉर्म फ्लो पर आएंगे जहां पर आप मैनिंग्स और चेजिस के बारे में पढ़ोगे। फिर हम आरवीएफ पर आएंगे जहां पे आप हाइड्रोलिक जंप के बारे में पढ़ोगे, सीक्वेंट डेप्थ्स एंड ऑल। और उसके बाद हम जीवीएफ पर आएंगे। जब ये सारा पार्ट कवर हो जाएगा फिर हम आएंगे अनस्टेडी फ्लो पर। अनस्टेडी फ्लो से पहले तक जितना भी आप पढ़ोगे आप ये मानोगे डिस्चार्ज विच इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कांस्टेंट है, बट अनस्टेडी फ्लो के केस में आप बोलोगे कि डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं है। डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से कंटिन्यूटी इक्वेशन अनस्टेडी फ्लो में नहीं लगेगी, बाकी सब में ये लग जाएगी। तो बच्चों ये अभी हमने डिस्कस करा टाइप्स ऑफ फ्लो इन एन ओपन चैनल। तो आई होप यहां तक आपके लिए सब चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। चलिए अब एक नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग हेडिंग है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस हेडिंग से, और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लेबोरेटरी मैनुअल में भी होता है, तो हो सकता है आपने इसको अपनी लेबोरेटरी में किया भी हो। तो बच्चों ये टॉपिक है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन एन ओपन चैनल। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन एन ओपन चैनल। आपने अपनी लेबोरेटरी में एक फ्लूम करके टर्म सुनी होगी, FLUME। तो जो फ्लूम होते हैं उनमें इन प्रैक्टिकल को परफॉर्म कराया जाता है। तो अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि ये चैनल बेड है और ये वाटर सरफेस है, तो बच्चों किसी भी क्रॉस सेक्शन पर जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है इट्स लाइक दिस। अब बड़े ध्यान से सुनिए, ये चैनल बेड है, ये फ्री सरफेस है।
चैनल बेड को हमने रिजिड माना। रिजिड मतलब चैनल बेड मूव नहीं कर रहे, तो चैनल बेड के ऊपर जो वाटर का पार्टिकल है वो भी मूव नहीं करेगा। भाई अगर बाउंड्री मोबाइल होती तो पानी भी मूव करता। तो हम ये बोलेंगे कि जो बेड के साथ है पार्टिकल वाटर का, ये मूव नहीं कर रहा, तो वेलोसिटी चैनल बेड पर 0 है। अब आप जैसे जैसे चैनल बेड से ऊपर आ रहे हो वेलोसिटी बढ़ रही है। इसी क्रॉस सेक्शन पर जैसे जैसे आप ऊपर आ रहे हो आपने देखा वेलोसिटी इंक्रीज हुई। तो इस हिसाब से हमें मैक्सिमम वेलोसिटी सरफेस पर मिलनी चाहिए थी, बट मैक्सिमम वेलोसिटी सरफेस पे नहीं मिली। सरफेस पे जो वेलोसिटी मिली वो बच्चों मैक्सिमम से कम मिली। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पूछा जाता है। तो मान लीजिए अगर डेप्थ ऑफ फ्लो y0 है तो 0.2 ऑफ y0 पर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि हम जैसे जैसे डेप्थ ऑफ फ्लो या जैसे जैसे हम चैनल बेड से दूर जा रहे थे तो डेप्थ ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो बढ़ रही थी। तो इस हिसाब से तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिलनी चाहिए सरफेस पर, बट सरफेस पर क्यों नहीं मिली? इसका रीजन समझेंगे। देखिए इसका जो रीजन छुपा है वो छुपा है लैमिनार फ्लो में। देखिए एक फ्लो होता है, इसको हम बोलते हैं लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो आया है शब्द लैमिने से। लैमिने का मतलब होता है जब फ्लो लेयर में हो। लेयर का फ्लो मतलब एक लेयर के ऊपर उस दूसरी लेयर जाए, ठीक है। तो जब फ्लो लेयर्स के साथ होता है तो जो वेलोसिटी है वो थोड़ी कम रहती है। लैमिनार फ्लो पॉसिबल होता है जहां पर बाउंड्री हो। तो देखिए बाउंड्री के पास का जो रीजन होता है यहां फ्लो का नेचर लैमिनार होता है। तो बाउंड्री क्या करती है? बाउंड्री को आप मानिए कि जो बाउंड्री है वो पुलिस की तरह है, ये फ्लो को मेंटेन करती है। तो बाउंड्री क्या करती है? अपने आसपास के फ्लो को कहते हैं कि नहीं भाई तुम लेयर में चलो। जैसे होता है ना ट्रैफिक पुलिस है कहीं पर, तो वो गाड़ी वालों को बोलते हैं कि भाई आप लेन में ड्राइव करिए। लेन ड्राइविंग क्या है? लेयर वाली तो ड्राइविंग हो गई। अब आप जैसे जैसे बाउंड्री से दूर जा रहे हो, पुलिस से दूर जा रहे हो, तो भी हमारा फ्लो रैंडम होना शुरू हो जाता है। पहले हम बड़ी लेन ड्राइविंग करते हुए चल रहे हैं, अब पुलिस हमने देखा दूर होगी तो अब हम ऐसे ऐसे चलाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे आप बाउंड्री से दूर जाते हो फ्लो लैमिनार से बदलता है टर्ब्यूलेंट में। देखिए लैमिनार फ्लो को आप ऐसे बोल सकते हो, ये बड़ा मतलब वेल ओरिएंटेड फ्लो होता है, ठीक है, डिसिप्लिन्ड फ्लो है। तो यहां पर क्या होता है, जो वाटर है वो एकदम डिसिप्लिन्ड है, लेयर्स में फ्लो कर रहा है। बट टर्बुलेंट क्या होता है? बड़ा इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है। आप बाउंड्री से दूर आ गया, पानी कहीं जहां मन आ रहा है वहां फ्लो हो रहा है ना। जैसे पुलिस से एक इंसान दूर आ गया तो अब उसकी जैसे मर्जी है वैसे ड्राइविंग कर रहे हैं। तो जो टर्बुलेंट फ्लो है ये बच्चों बड़ा ही इनडिसिप्लिन फ्लो होता है, नॉन लेयर फ्लो है। अब आप ऐसे सोचो कि जब पुलिस है हमारे आसपास, वो बड़ी कह रही है कि लेन ड्राइविंग करो, तो भाई मूवमेंट अच्छा होता है। अब क्या हुआ, आप थोड़ा पुलिस से दूर गए तो आपने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ली कि अच्छा ठीक है मैं लिमिट से थोड़ा ऊपर चला लेता हूं। अब यही सोच तो और पार्टिकल्स की भी है, अकेली आपकी तो सोच है नहीं। तो अब क्या हुआ, किसी और ने भी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और आपने भी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। आगे जाके क्या होगा, टकराव के चांसेस बढ़ जाएंगे। भाई कहीं पर आपने देखा कि 60 kmph से ज्यादा की स्पीड नहीं चला सकते और पुलिस वाले खड़े, तो आप बड़े ध्यान से चला रहे थे, 60 आपने देखा पुलिस वाले दूर हो गए, मतलब आप बाउंड्री से दूर आ गए। अब आपने स्पीड बढ़ा दी, दूसरे पार्टिकल ने भी बढ़ा दी और कोलिजन हो गया। तो क्या होता है, अप टू अ सर्टेन पॉइंट जब आप बाउंड्री से दूर जाते हो, लैमिनार फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो आता है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंक्रीज होती है, बढ़ती है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद पार्टिकल में इतनी ज्यादा रेंडमनेस आ जाती है, वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं
कि एक दूसरे से टकराना शुरू कर देते हैं और इस वजह से वेलोसिटी बजाय फर्दर बढ़ने के घटनी शुरू हो जाती है। आप देख रहे हो यहां पर, तो वेलोसिटी में गिरावट आती है। तो ये पूछा जाता है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं इसको, कि ऐसे क्यों बना। आप बोलोगे सर कि बाउंड्री पर तो वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि रिजिड बाउंड्री है तो वेलोसिटी जीरो होगी। जैसे जैसे बाउंड्री से दूर जाते हैं, फ्लो लैमिनार से टर्बुलेंट बनता है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंक्रीज होती है। बट एक टाइम पर इतना ज्यादा टर्बुलेंस, मतलब इतना ज्यादा रैंडमनेस आ जाती है पार्टिकल में कि वेलोसिटी फर्दर बढ़ने के बजाय घटनी शुरू हो जाती है। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि विंड रीजन है वेलोसिटी का घटना की, तो सरफेस पर विंड आ जाती होगी और विंड की वजह से ड्रैग लगता होगा तो वेलोसिटी घट जाती होगी। नहीं, अगर विंड की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तब भी देखा जाता है कि फ्लो घटता ही है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो बच्चे इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कर्व जरूर याद रखिए। इसमें आपको ये डेटा याद रहना चाहिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी सरफेस से 0.2 वाई नॉट पर मिलती है। अब एक बड़ी अच्छी टर्म आएगी यहां पर, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। तो जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये होता क्या है बच्चे, मैंने आपसे बोला कि एक नदी जा रही है, किसी सेक्शन पे मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी है। एनर्जी की तो जरूरत पड़ती है। आपने बोला सर कि हमने ये सेक्शन बना दिया, आपने अभी बताया कि वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से बनता है, ये आपने बोल दिया। तो मैंने आपसे बोला कि आप मुझे इस सेक्शन ए पर, या ए ना बोल के सेक्शन 1 पर मुझे बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी है। आपने बोला कि सर काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। अभी आप देख रहे हो कि हर लोकेशन पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो बदल रहा है, हर लोकेशन पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो में एक चेंज आ रहा है। तो भाई अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो बड़ा, या तो आप हर पॉइंट पर वेलोसिटी निकालो, उस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग मास निकालो, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ। तो सुनने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, करने में तो और मेहनत आ जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम काइनेटिक एनर्जी बजाय हर पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक सड़क पे व्हीकल चल रहे हैं, कोई 40 के हिसाब से चल रहा है, कोई 60 के हिसाब से चल रहा है, कोई 80 के हिसाब से चल रहा है। तो आपने बोला कि हाँ भाई एक एवरेज स्पीड निकाल दी कि 60 के हिसाब से व्हीकल चल रहे हैं। अब हर रैंडम स्पीड तो नहीं निकाल सकते, हजारों लाखों व्हीकल्स की अब स्पीड तो नहीं निकाल सकते। उसी तरीके से अब आपसे मैंने पूछा है क्रॉस सेक्शन पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो भाई आप इंडिविजुअल तो काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो आपने क्या करा कि भाई एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। या इसको ऐसे मान लीजिए कि बहुत एक शहर है, वहां पे कोई इंसान 2 किलो वेट उठा रहा है, कोई 4 किलो वेट उठा रहा है, कोई 6 किलो वेट उठा रहा है। तो मैंने आपसे बोला कि एवरेज वेट कितना उठ रहा है। अब आप हर बंदे से तो पूछते नहीं फिरोगे, तो आपने क्या करा, एवरेज की टर्म्स में आंसर बता दिया। तो यहीं पर हम यहां पर भी यही करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एवरेज वेलोसिटी की टर्म्स में निकालेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है कि एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे कैसे। बड़े ध्यान से सुनिए, इस पे गेट पे क्वेश्चन आया था 2018 में और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। तो हमने एक रैंडम क्रॉस सेक्शन मान लिया, ठीक है, और इसमें एक स्ट्रिप कंसीडर करी।
मान लीजिए इस स्ट्रिप की थिकनेस है dy, v स्मॉल v वेलोसिटी से पानी इस स्ट्रिप में जा रहा है, स्ट्रिप का एरिया dA है। मैंने आपसे बोला कि लेट्स से dq is the small discharge passing through the strip। देखिए इंटीग्रेशन का काम करेंगे, स्कूल में तो हमने पढ़ा ही है ये सब। तो मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए dq एक स्मॉल डिस्चार्ज है जो स्ट्रिप में से पास हो रहा है। तो आपने बोला कि सर dq डिस्चार्ज होता है वेलोसिटी इनटू एरिया। तो आपने बोला सर मान लीजिए v वेलोसिटी से डिस्चार्ज पास हो रहा है और कितने एरिया से पास हो रहा है, स्ट्रिप का एरिया आपने माना dA। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। या अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा इसको इंटीग्रेट कर दो, ये तो आपने स्ट्रिप के लिए बताया, फॉर एंटायर सेक्शन, तो आपने बोला सर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो dq का इंटीग्रेशन हो गया q और यहां आ गया इंटीग्रल v dA। लेट्स से ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। तो ये पूरे सेक्शन का डिस्चार्ज आ गया इंटीग्रल v dA। बड़े ध्यान से सुनिए। अब आपने बोला कि सर लेट्स से कैपिटल V इज द एवरेज वेलोसिटी एट द सेक्शन। देखिए बच्चे, जो स्मॉल v है ये वेलोसिटी एट एनी डेप्थ है। किसी भी डेप्थ पर वेलोसिटी है और कैपिटल V एक पूरे सेक्शन की एवरेज वेलोसिटी। आपने बोला सर लेट से डिस्चार्ज Q है तो ये हो जाएगा V इंटू ए। भाई वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इंटू एरिया, पूरे सेक्शन का एरिया और पूरे सेक्शन पे हम वेलोसिटी बोल रहे हैं V है। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड। बच्चों ये दोनों डिस्चार्ज सेम है, एक एवरेज वेलोसिटी की टर्म्स में, एक रैंडम वेलोसिटी की टर्म्स में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जब आपने दोनों को इक्वल करा तो इट इम्प्लाइज v इंटू ए इज इक्वल टू इंटीग्रल v dA। तो सबसे पहले अगर हमें काइनेटिक एनर्जी किसी बहते हुए पानी की निकालनी है, हमें सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी जिसका फॉर्मूला होता है 1/a इंटीग्रल v dA। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा छुपा हुआ हिडन टॉपिक है। बच्चे क्या करते हैं, ऊपर ऊपर के टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, क्रिटिकल एनर्जी, अल्टरनेट डेप्थ, इन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। और 2018 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था गेट में इस टॉपिक पर, हम उसको सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और अगर आपने वो क्वेश्चन पहले से क्लासरूम में नहीं करा होगा तो एग्जामिनेशन सेंटर में उसके होने के चांसेस बहुत कम थे। तो बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिए। तो सबसे पहला काम है एवरेज वेलोसिटी निकालना। तो आपने एक सेक्शन पे जहां आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी गई थी, आपने वहां पर एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया। अब बात यह आएगी कि सर अगर हमें किसी सेक्शन पर वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वो आएगी कैसे। तो सबसे पहले तो हमें एवरेज वेलोसिटी सीखनी होगी। अब मैंने आपसे बोला कि भाई किसी रैंडम क्रॉस सेक्शन पे आप मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी। ठीक है, आपने बोला अगेन सर एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं डीए एरिया की और v स्मॉल v वेलोसिटी से। एक और बात याद रखिए, जब मैं v के साथ ये इस तरीके से करूंगा तो ये स्मॉल v है, इसको हम रैंडम वेलोसिटी बोलेंगे, किसी भी डेप्थ की वेलोसिटी, और ये कैपिटल V है, ये है एवरेज वेलोसिटी। तो मान लीजिए मैंने बोला स्ट्रिप से स्मॉल v वेलोसिटी से पानी पास हो रहा है, तो मुझे बताइए सबसे पहले स्ट्रिप में से कितना काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम आ रहा है। बड़े ध्यान से सुनिए, के ई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम
थ्रू दी स्ट्रिप। तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम ये हो गया के ई पर टी। काइनेटिक एनर्जी भाई बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो आप, हाफ स्मॉल वी स्क्वायर हाफ एम स्मॉल वी स्क्वायर बाई टी होता है। ठीक है बच्चों, मास को आप जानते हो, मास क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ये हो गया स्मॉल वी स्क्वायर बाई टी। वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, क्या होता है वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ। तो आपने लिखा हाफ रो, स्ट्रिप का एरिया बच्चे डीए है, लेंथ एल मान लीजिए, और ये हो गया वी स्क्वायर। बच्चे लेंथ पर यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। स्ट्रिप में से कितनी वेलोसिटी से पानी पास हो रहा है, स्मॉल वी से। तो एल बाई टी हो गया स्मॉल वी, और वी स्क्वायर पहले से ही है। तो बच्चे ये वैल्यू आ जाएगी हाफ रो वी क्यूब डी ए। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू द स्ट्रिप। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आप स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, आपको अल्फा का डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन होता है, इंटीग्रल वी क्यूब डी ए अपॉन वी क्यूब ए। यह आता कैसे, ये आपको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट किसी मटेरियल में मिलेगा। देखिए फॉर्मूला रटना हर कोई कर सकता है, फॉर्मूला समझना सिर्फ बहुत कम बच्चे करते हैं, बट जो अपनी पढ़ाई में समझने के पार्ट को लेकर आते हैं फिर वही बहुत आगे बढ़ते हैं। देखिए नौकरी लगना और नौकरी लगकर उसमें आगे बढ़ना दो अलग चीजें होती है। अब आर्मी में बहुत सारे लोग जाते हैं, बट हर कोई जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बन के नहीं रिटायर होता है। तो आपको अपनी नौकरी में अगर आगे बढ़ना है तो आपके अंदर ये आपको लाना पड़ेगा, एक एबिलिटी लानी होगी कि आप चीजों को सीखिए, रटिए मत। रटवाना तो सबसे आसान काम है। तो समझिए यहां पर कि फॉर्मूला बना कैसे, और मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, आप स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, आपको डेरिवेशन नहीं दिखेगा। तो अभी हमने देखा कि स्ट्रिप में से इतना काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम पास हो रही है। तो फॉर द एंटायर सेक्शन क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हाफ रो वी क्यूब डी ए, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम किसी एक सेक्शन के लिए हमें पता चल गई, रैंडम वेलोसिटी स्मॉल वी के लिए। अब मान लीजिए मैंने बोला इसी सेक्शन पे फॉर द सेम सेक्शन let capital V be the एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, 1 इंटीग्रल वीडीए, क्वेश्चंस के थ्रू इसको और अच्छे से समझेंगे। तो बच्चे अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना होगा, हाफ एम कैपिटल वी स्क्वायर बाई टी। पहले आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली रैंडम वेलोसिटी स्मॉल वी के लिए, अब आप एवरेज वेलोसिटी के लिए निकाल रहे हो। आपने बोला हाफ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज मास पर यूनिट टाइम वेलोसिटी स्क्वायर। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज, ओ सॉरी, वॉल्यूम को अभी आप ब्रेक कर लो, लेंथ इनटू एरिया में, पूरे सेक्शन की बात हो रही है। लेंथ पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी पूरे सेक्शन की, और पूरे सेक्शन की वेलोसिटी आप एवरेज मान रहे हो, तो हाफ रो वी क्यूब ए। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। एक आया इंटीग्रल हाफ रो वी क्यूब डी ए, बच्चे वो है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम कंसिडरिंग रैंडम वेलोसिटी, और एक आया हाफ रो वी क्यूब है, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम कंसिडरिंग एवरेज वेलोसिटी। अब अल्फा क्या करता है, देखिए मैंने आपको बताया कि रैंडम वेलोसिटी के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालना बड़ा मुश्किल काम है। एक गिवन सेक्शन पे हर जगह पानी की वेलोसिटी अलग है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इतनी मुश्किल मैथमेटिक्स कर ही नहीं सकते हम। तो हमने क्या करा, एवरेज वेलोसिटी निकाल के काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। बट इसमें एरर आएगी। क्यों आएगी एरर, आप सोचो, जैसे मैंने बोला कि एक क्लासरूम में 20 बच्चे हैं, कोई बच्चा 2 किलो वेट उठा रहा है, कोई 4 किलो वेट उठा रहा है, कोई 8 किलो वेट उठा रहा है।
मैंने बोला कि अच्छा ये मान लेते हैं कि हर बच्चा 6 किलो उठा रहा है, तो टोटल वेट कितना उठा? भाई टोटल वेट जो उठा वो एवरेज के कंपैरिजन में इक्वल तो आएगा नहीं भाई, एरर आएगा। हमने तो पहले से मान लिया कि हर बच्चे की एक ही एबिलिटी है वेट उठाने की, कोई ज्यादा उठा रहा है कोई कम उठा रहा है। तो जब आप एक्चुअल डेटा को एवरेज डेटा से बदलोगे तो एक एरर आएगा। अल्फा एकोमोडेट्स करेक्ट्स दैट एरर। सो व्हाट इज द रोल ऑफ अल्फा? अल्फा क्या करता है? रैंडम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में निकाली गई काइनेटिक एनर्जी, जो एक्चुअल एनर्जी होनी चाहिए थी, उसको ठीक करता है जब आप एनर्जी निकालते हो एवरेज वेलोसिटी की टर्म्स में। बड़े ध्यान से सुनिए इस चीज को, रटना तो बहुत आसान है, समझना है मेन चीज। सो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द पैरामीटर which corrects the error। ये एरर आया क्यों? क्योंकि आपने एक्चुअल वेलोसिटी ना लेकर एवरेज वेलोसिटी ले ली। तो बच्चे एक्चुअल डेटा क्या है? हाफ रो वी क्यूब डी ए, दिस इज द एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी। आपने क्या काइनेटिक एनर्जी मान के चले आप? हाफ रो वी क्यूब ए। ये एवरेज के रिस्पेक्ट में है। इसमें डेटा गलत है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है, ये तो एज्यूम डेटा है। तो इसमें आपने अल्फा की मल्टीप्लाई करी, तब जाके एक्चुअल डेटा आएगा। तो बच्चों अल्फा का फॉर्मूला विल बी इंटीग्रल वी क्यूब डी ए अपॉन वी क्यूब ए। एक क्वेश्चन करेंगे इस पर, एक न्यूमेरिकल, और आप हर न्यूमेरिकल कर लोगे। देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं वो बिना न्यूमेरिकल करे क्लियर नहीं होते, और यहीं पर देखिए एक्सपीरियंस का रोल आता है। तो अभी क्या है, अभी बस फॉर्मूला समझिए कि आया कैसे, फॉर्मूले की मैथमेटिक्स को समझिए, इस पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, सॉल्व कैसे करते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे, वो सब डिस्कस करेंगे। अभी आप ये देखिए कि क्या आपको कंसेप्ट की मैथमेटिक्स क्लियर हुई। बहुत सिंपल है, आपने स्ट्रिप कंसीडर करी, इंटीग्रेशन में स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। आपने स्ट्रिप में से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम फाइंड आउट करा, पूरे सेक्शन के लिए फाइंड आउट करा, अल्फा की मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दिया। क्वेश्चन भी करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। बट ये ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस, आप स्टूडेंट हैं, आपने हो सकता है कॉलेज में अपने टॉपिक पढ़ो, कितने ध्यान से पढ़ा था? नहीं पढ़ा होता। बहुत कम बच्चे हैं जो अल्फा और बीटा के कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ते हैं। तो यही हमें करना है। अभी क्रिटिकल एनर्जी E C इज इक्वल्स टू 3/2 YC फॉर रेक्टेंगुलर चैनल बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, और हमें भी पढ़ना है। बट हमें ऐसे कंसेप्ट्स भी पढ़ने हैं जो बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। देखिए आपको सब कुछ पढ़ना है, जब तक आप सब कुछ नहीं पढ़ेंगे रैंक नहीं आएगी। जी तोड़ मेहनत के बाद रैंक आएगी बच्चों। तो आई होप आपको ये अल्फा का फॉर्मूला क्लियर हो गया हो। लेट से आपने बोला नहीं सर इतना क्लियर नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी का रिवीजन हम कर लेंगे दूसरे पैरामीटर में, जिसको बोलते हैं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। अल्फा क्या है? काइनेटिक एनर्जी को ठीक करता है, बीटा मोमेंटम को ठीक करता है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², मोमेंटम इज m इंटू वी। तो बस ये फर्क आ जाएगा, फॉर्मूला बदल जाता है, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं, सेम कंसेप्ट लगता है। तो जैसे मान लीजिए अभी भी आपका डाउट है, अब दूर हो जाएगा बिल्कुल। अब बहुत ध्यान से सुनिए, तो एक और फैक्टर हम पढ़ेंगे अब। दिस फैक्टर इज नोन एज मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। दिस इज बीटा, ठीक है। रैंडम क्रॉस सेक्शन मान लिया। देखिए जब एक चैनल को एनालाइज करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, या तो एनर्जीज को कंपेयर करते हैं या मोमेंटम को। इसलिए दो पैरामीटर में एरर आएगा, या तो एनर्जी में या मोमेंटम में। अभी आपने काइनेटिक एनर्जी को ठीक करा, अब आप मोमेंटम को ठीक करोगे। बिल्कुल सेम डेरिवेशन है, बस फॉर्मूला बदलता है। स्ट्रिप मानी जिसका एरिया डीए है, वी वेलोसिटी से स्ट्रिप में से पानी निकल रहा है। पहले आपने क्या माना था? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब आप मानोगे मोमेंटम, स्मॉल पी से दिखाते हैं ना, मोमेंटम पर यूनिट टाइम। थ्रू दी स्ट्रिप।
क्या होगा बच्चे मोमेंटम पर यूनिट टाइम? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। स्ट्रिप में स्मॉल v से पास हो रहा है बच्चे। मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इनटू वेलोसिटी। बच्चे वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिप क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रिप विच इज dA पर यूनिट टाइम इनटू वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज लेंथ अपॉन टाइम? वेलोसिटी। तो दिस इज रो वेलोसिटी और एक v पहले से है, रो v स्क्वायर डी। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया था, मोमेंटम का लगाया। दिस इज थ्रू द स्ट्रिप। For the entire section, just integrate it. तो रो v स्क्वायर डी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो। दिस इज द एक्चुअल मोमेंटम पर यूनिट टाइम। बट इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। स्मॉल v कैसे निकालेंगे? डिफरेंट डेप्थ पे डिफरेंट वेलोसिटी, इसको तो निकालने में हमारी बैंड बच जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम स्मॉल v के रिस्पेक्ट में ना निकाल के कैपिटल V के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। आसान करते हैं, बट आसान करते तो एजम्पशन लेना पड़ता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं आती वो, फिर हमें उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो बीटा काम आता है। अब आपने बोला कि सर लेट कैपिटल V बी दी एवरेज वेलोसिटी, सो नाउ मोमेंटम पर यूनिट टाइम बच्चों कितना होगा? मोमेंटम पर यूनिट टाइम। बट इस बार मोमेंटम आपने एवरेज वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में निकाला है, तो रो इनटू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कैपिटल V। पूरा एवरेज पूरे सेक्शन के लिए लेते हैं तो लेंथ इनटू कैपिटल A करेंगे पर यूनिट टाइम V। L अपॉन T बच्चों क्या आएगा? V। तो रो V स्क्वायर A, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। दिस इज द एज्यूम्ड मोमेंटम, ये एक्चुअल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वेलोसिटी एवरेज मान ली, एवरेज तो है ही नहीं। क्रॉस सेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट ही नहीं है। पढ़ा तो अभी आपने कि भाई वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाउंड्री के पास वेलोसिटी कम होती है, बाउंड्री से दूर ज्यादा होती है। बट आपने एज्यूम करा, क्यों? ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो बच्चे बीटा क्या करता है? इस एज्यूम्ड वैल्यू को ठीक करता है ताकि ये एक्चुअल वैल्यू के इक्वल आ जाए। रो से कैंसिल हो गया, तो बच्चे बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर डी अपॉन v स्क्वायर ए। अल्फा क्या था बच्चों? अल्फा इज इंटीग्रल v क्यूब डी ए बाई v क्यूब ए। Again, I emphasize you will not find the derivation easily on textbooks. आपको नहीं दिखेगा टेक्स्ट बुक में इजीली, तो थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। अब दो चीजों का ध्यान रखिए, हमेशा याद रखिए कि अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी होगी। आपने कोई कैलकुलेशन करी, सॉल्व करा और अल्फा बीटा से छोटा आ गया, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तो अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीटा विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अल्फा की वैल्यू लेट से 0.8 आई तो गलत है, 100% आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। सिर्फ एक केस है जहां अल्फा बीटा के इक्वल आएगा और ऐसे केस में वैल्यू आएगी 1, और ये तब है जब क्रॉस सेक्शन पे व्हेन वेलोसिटी एट द क्रॉस सेक्शन इज सेम एवरीवेयर। अगर क्वेश्चन ये आपको बोल दे कि वेलोसिटी हर जगह इक्वल है, तो एवरेज वेलोसिटी भी सेम है, रैंडम वेलोसिटी भी सेम है। आपको बोल दे कि क्लासरूम का हर बच्चा 10 किलो वेट उठाता है, तो एवरेज कितना है? 10 ही आएगा। तो अगर क्वेश्चन ही बोल दे आपसे कि हर जगह वेलोसिटी सेम है डिफरेंट डेप्थ पे, तो फिर एवरेज वेलोसिटी भी सेम निकल के आएगी। तो ऐसे केस में अल्फा बीटा के इक्वल होके 1 हो जाएगा।
otherwise alpha will always be greater than beta which is greater than 1। तो बच्चों अभी जो आपने कंसेप्ट सीखा बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सीखा, कर्व थोड़ा सा मेहनत वाला कंसेप्ट है, बट ये याद रखिए यही कंसेप्ट है जो आगे लेकर जाएंगे आपको। आसान टीम के खिलाफ तो कोई भी रन बना लेगा, जब आप मुश्किल टीम के खिलाफ रन बनाते हैं तभी इंडियन क्रिकेट टीम में जगह आपकी कंफर्म होती है। तो आसान कंसेप्ट सीख के आपकी नौकरी पक्की नहीं होगी, मुश्किल कंसेप्ट सीख के आपकी नौकरी पक्की होगी। तो इन कंसेप्ट को सीखना है, यही आपके ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको बेहतर बनाएंगे और आपको मेरिट में लेकर आएंगे। अब एक कंसेप्ट हम और बोल सकते हैं और हम ये कह सकते हैं फिर कि हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो डन हो जाएगा। और ये कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिस इज टोटल एनर्जी इक्वेशन। बहते हुए पानी की कितनी एनर्जी है, ठीक है, टोटल एनर्जी इक्वेशन। बड़े ध्यान से सुनिए, अच्छा लगेगा कंसेप्ट आपको। मान लीजिए एक पॉइंट मैंने कंसीडर करा, Z डेप्थ पर ये पॉइंट है, Y डेप्थ है, A पॉइंट है। बच्चों आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि जब एक बॉल रोल होते हुए नीचे आती है हिल से तो उसमें दो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर भी पानी रोल होता हुआ नीचे आ रहा है, पर यहां पर तीन टाइप की एनर्जी होती है। तो बहते हुए पानी की तीन एनर्जी है, एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी, बट एक और आती है, इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। ये आती है पानी की डेंसिटी की वजह से। एयर की डेंसिटी बहुत कम है तो एयर में हम प्रेशर एनर्जी का कंसेप्ट नहीं लेते हैं, बट जब पानी फ्लो करता है तो अपनी डेंसिटी की वजह से तीन एनर्जी दिखाता है। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि रोलिंग बॉल की एनर्जी बताइए, आप बोलोगे सर काइनेटिक पर पोटेंशियल। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि बहते हुए पानी की एनर्जी बताइए तो आप इन तीन एनर्जी का एडिशन करते हो। अब एनर्जीज का एडिशन करने में ना एक नुकसान है। क्या नुकसान है? अगर मैं आपसे बोलूं काइनेटिक एनर्जी बताओ, आप बोलोगे कि सर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। अभी आपने पढ़ा, अगर मैं आपसे यहां बोलूं तो आपको ये पूरा मास निकालना पड़ेगा। सोचिए गंगा नदी विशालकाय नदी, अगर मैं आपसे बोलूं बताओ कितना मास फ्लो कर रहा है, तो बड़ी बैंड बज जाएगी, सॉल्व करने बड़ी मेहनत लगेगी। तो एनर्जीज निकालने में बड़ी मेहनत लगती है क्योंकि मास निकालना पड़ता है, तो ये मास अवॉइड हो जाना चाहिए। इसीलिए हम एक टर्म यूज करेंगे विच इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी हेड या पोटेंशियल एनर्जी हेड या प्रेशर एनर्जी हेड। तो बच्चों क्या होता है ये, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये। कोई भी एनर्जी हेड इक्वल होता है एनर्जी पर यूनिट वेट के, एनर्जी पर यूनिट वेट। जैसे मैंने आपसे बोला काइनेटिक एनर्जी हेड बताइए, आपने बोला सर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² एवरेज के रिस्पेक्ट में, और वेट क्या होता है बच्चों m इंटू जी, m से m कट गया, v²/2g। ये v एवरेज वेलोसिटी है। ये एवरेज वेलोसिटी कैसे आ सकती है? 1/a इंटीग्रल vda से। तो अगर हम हेड की बात करें तो हमें मास निकालने की जरूरत ही नहीं है,
और मास निकालना ही तो दिक्कत है। अरे बच्चे, आप यमुना नदी में, गंगा नदी में मास कैसे निकालोगे? इतना ब्रह्मांड वहां पे पूरा फ्लो कर रहा है। तो मास को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? एनर्जी हेड टर्म का यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि पोटेंशियल हेड बताइए क्या होगा, इसको डेटम हेड भी बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर mgh डिवाइडेड बाई वेट, mg मतलब h। अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा बताइए प्रेशर हेड क्या होगा, तो बच्चे प्रेशर हेड का फॉर्मूला है P अपॉन रो जी, और ये इक्वल होता है डेप्थ ऑफ फ्लो y के। तो इन तीन हेड का एडिशन आपको टोटल एनर्जी देगा। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज में, वो आपसे बोलते हैं कि आप टोटल एनर्जी हेड क्यों निकालते हो, आप टोटल एनर्जी क्यों नहीं निकालते? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर टोटल एनर्जी के लिए मास चाहिए, इतनी बड़ी नदियों का मास निकालना बहुत मुश्किल है। तो हेड में क्या होता है, डिनोमिनेटर में मास का एक पैरामीटर आता है जो न्यूमरेटर के मास को हटा देता है। तो हेड अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें मास निकालने की जरूरत नहीं है। हम इन टर्म्स, देखो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी, हाइट हम निकाल सकते हैं, भाई किस जगह पे पता करना है, डेप्थ हम निकाल सकते हैं, तो मास की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसीलिए हम हेड का यूज करते हैं बजाय एनर्जी के। तो एनर्जी हेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनर्जी। तो अगर मैं आपसे बोलूं लेट से कैपिटल H टोटल एनर्जी है, तो आप बोलोगे सर इन तीन हेड का समेशन है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला इस पॉइंट पे बताइए, तो आपने बोला सर डेटम हेड है ना, डेटम हेड मतलब पोटेंशियल हेड Z प्लस प्रेशर हेड Y। बट बच्चे अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस देखें, दिस इज Y cos थीटा। देखिए ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और तीसरी टर्म आएगी v²/2g। तो अगर आपने टोटल एनर्जी निकालनी है तो टोटल एनर्जी इज द समेशन ऑफ थ्री हेड्स, डेटम हेड, ये प्रेशर हेड है, और इसको हम बोलते हैं काइनेटिक हेड। तो इन तीन हेड को, जैसे आपने ए पॉइंट पर ये तीन हेड निकाल लिए, ठीक है, ऐसे इधर, ऐसे इधर, ऐसे इधर, तीनों हेड निकाल लिए। अब वो इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जैसे आपने इन तीनों को ऐड करा, तो ये आपने इधर मान लीजिए टोटल एनर्जी आई, फिर इधर, फिर इधर, जो इमेजिनरी लाइन इन सब पॉइंट्स को जोड़ती हुई जा रही है, इस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं एनर्जी लाइन या टोटल एनर्जी लाइन। ये आपको एफएम जैसे सब्जेक्ट्स में बड़ा देखने को मिलेगा। तो टोटल एनर्जी लाइन क्या है? ये वो इमेजिनरी लाइन है जो उन पॉइंट्स को जोड़ रही है जहां पर टोटल एनर्जी मिल रही है, और टोटल एनर्जी बच्चों इस फॉर्मूले की मदद से मिलती है। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूज होगा, सिर्फ ओपन चैनल फ्लो में नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी बहुत यूज होगा। अब एक टर्म और सीखते हैं, ये टर्म है, बड़े ध्यान से सुनिए, इसका बड़ा रोल आता है, स्पेसिफिक एनर्जी हेड। अगर हम ये माने, बड़े ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने वाला हूं, ये डेटम है, लेट्स से दिस इज द डेटम, डेटम मतलब रेफरेंस। जैसे मैंने आपसे पूछा बेटा आपकी हाइट क्या है, आपने बोला सर 5'10", कहां से? छत से? नहीं, फ्लोर से, ऑब्वियस है। उसी तरीके से अगर आप डेटम के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो अगर हम बोलें कि डेटम को उठा के आप यहां रख दो चैनल बेड पर, तो जैसे थीटा एंगल पर चैनल है, दिस इज चैनल बेड, तो आपने अगर ये उठा के यहां रख दिया तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैंने बोला ए पॉइंट का रेफरेंस है, बताओ वैल्यू, आपने बोला z। अब मैंने बोला इसको उठाओ डेटम को और चैनल बेड पे ही रख दो, आपने बोला सर z 0 हो जाएगा। तो जब आप
बोलोगे कि व्हेन द डेटम मतलब रेफरेंस जो है इज शिफ्टेड टू चैनल बेड, देन जो डेटम हेड है 0 बन जाएगा। ऐसे टाइम में बच्चे टोटल एनर्जी टर्म ना बोल के स्पेसिफिक एनर्जी बोली जाती है। जब आप Z को 0 कर दोगे तो टोटल एनर्जी ना बोलकर स्पेसिफिक एनर्जी हेड बोलेंगे और ये इक्वल हो जाएगा y cos थीटा प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। अगर एंगल बहुत छोटा है, थीटा बहुत स्मॉल है, तो cos 0 नियरली इक्वल टू 1 हो जाएगा और ऐसे केस में हो जाएगा e y प्लस वी स्क्वायर बाई 2g के इक्वल। बट बच्चों Q की वैल्यू डिस्चार्ज वेलोसिटी इनटू एरिया होता है, तो V की जगह अगर हम Q बाई A लिखें तो E हो जाएगा y प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g a स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दिस इज नोन एज स्पेसिफिक एनर्जी हेड। बहुत यूज होगा बच्चों। आप ये कहो टोटल एनर्जी का यूज नहीं होता है ओपन चैनल फ्लो में, ओपन चैनल फ्लो में यूज होता है स्पेसिफिक एनर्जी। फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होता है टोटल एनर्जी ज्यादा। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा है और हमने अब इसी कंसेप्ट पर पूरा हमारा सब्जेक्ट बनेगा। इट्स लाइक द फाउंडेशन, ये नींव है इस सब्जेक्ट का। हर जगह स्पेसिफिक एनर्जी पर ही डिस्कशन होना है। अब एक क्विक रिकैप करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट का। सबसे पहले हमने सीखा एक टर्म कंड्यूट को। कंड्यूट वो पैसेजेस, वो माध्यम है जहां से पानी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है, जैसे रिवर, कैनाल, सीवर्स, पाइप्स, सब कंड्यूट्स है। फिर हमने पढ़ा टाइप्स। टाइप्स में पहला आया ओपन कंड्यूट, दूसरा आया क्लोज्ड कंड्यूट। ओपन कंड्यूट में पानी फ्री सरफेस के साथ बहता है, क्लोज्ड कंड्यूट में फ्री सरफेस के साथ नहीं बहता है। फ्री सरफेस वो इंटरफेस है जहां दो फ्लूइड मिलते हैं, जैसे पानी और एयर। तो बहता हुए पानी की टॉप लेयर अगर एयर के कांटेक्ट में है, जैसा नदियों में होता है, तो इसको ओपन कंड्यूट बोलेंगे। बहते हुए पानी की टॉप लेयर वाटर जो है एयर के कांटेक्ट में नहीं है, तो इसको क्लोज कंड्यूट बोलेंगे, जैसा पाइप में होता है। अगर एक कंड्यूट ओपन है और ड्राइविंग फोर्स W साइन थीटा, ये प्रूव करा आज हमने, तो इसको हम बोलेंगे कि दिस फ्लो इज या दिस टाइप ऑफ चैनल इज ओपन चैनल। तो ओपन चैनल में ओपन कंड्यूट है, मतलब फ्री सरफेस है, वाटर फ्री सरफेस के साथ फ्लो कर रहा है, और जो ड्राइविंग फोर्स है वो W साइन थीटा है। क्लोज कंड्यूट को पाइप फ्लो भी बोलते हैं, और इसको हम जो पढ़ते हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों बात आती है टाइप्स ऑफ चैनल की। तो टाइप्स ऑफ चैनल में अगर हम ज्योमेट्री के बेसिस पे देखें तो दो हैं, प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक का क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्लोप कांस्टेंट होता है लेंथ के साथ, जैसा कैनाल्स में होता है, और नॉन प्रिज्मेटिक में ये दोनों ही पैरामीटर लेंथ के साथ कांस्टेंट नहीं होते, जैसा रिवर्स में होता है। प्रिज्मेटिक चैनल्स मैन मेड है, हम बनाते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, और जो नॉन प्रिज्मेटिक है वो नेचुरल होते हैं। इसी में टाइप्स ऑफ चैनल में एक और कैटेगरी आती है बाउंड्री चैनल के बेसिस पे। एक है मोबाइल बाउंड्री, एक है रिजिड बाउंड्री। मोबाइल बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री का बड़ा सिंपल सा तरीका है, गड्ढे को मिट्टी से भर दिया, तो जब उसके ऊपर से टायर निकलेगा तो मिट्टी साथ में चली जाएगी, तो ये हो गया मोबाइल बाउंड्री। तो ऐसी बाउंड्री जहां बहता हुआ पानी अपने साथ पार्टिकल्स को ले जाए, तो उसको बोलेंगे मोबाइल बाउंड्री। समझाया था मैंने, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, क्योंकि सिर्फ डेप्थ ऑफ फ्लो बदल सकती है। तो मोबाइल बाउंड्री में डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है। क्यों? क्योंकि डेप्थ ऑफ फ्लो बदलेगा, एरिया ऑफ फ्लो बदलेगा, स्लोप, चैनल का जो स्लोप है वो बदलेगा, और लेआउट बदलता है। रिजिड बाउंड्री चैनल क्या, गड्ढे को आपने सीमेंट से भर दिया, टायर ऊपर से निकला, कोई चेंज नहीं आया। तो जब आप कंक्रीट से बनाते हो कैनाल को, तो बहता हुआ पानी पार्टिकल्स को मूव नहीं करा सकता। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। इसके बाद हमने वेरियस ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पढ़े, डेप्थ ऑफ फ्लो पढ़ा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों डेप्थ ऑफ फ्लो। डेप्थ ऑफ फ्लो इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द चैनल बेड फ्रॉम द फ्री सरफेस। एरिया ऑफ फ्लो पढ़ा, टॉप विड्थ पढ़ा,
वेटेड पैरामीटर पढ़ा, साइड स्लोप पढ़ा, हाइड्रोलिक रेडियस पढ़ा, टॉप विड्थ पढ़ा। 4 सेक्शन पढ़े, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल एंड ट्रेपेजॉइडल, इनके सारे फॉर्मूले सीखे। हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला सीखा A/P, हाइड्रोलिक डेप्थ का फॉर्मूला सीखा A/T। चैनल ऑफ द फर्स्ट काइंड में सीखा कि dA/dy टॉप विड्थ के इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद हम आए टाइप्स ऑफ फ्लो पर, स्टीडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में 2 कैटेगरी हैं, RVF एंड GVF। फिर अनस्टीडी फ्लो पर हम आए। उसके बाद हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा। फिर हम आए अल्फा पे, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर पे। ये काइनेटिक एनर्जी के एरर को एकोमोडेट करता है। क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रल V³ dA/V³A। बीटा का फॉर्मूला ये मोमेंटम को करेक्ट करता है, इंटीग्रल V² dA/V²A। कैपिटल V क्या है? एवरेज वेलोसिटी कैसे आता है? 1/A इंटीग्रल VdA। अल्फा हमेशा बीटा से बड़ा होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा, सिर्फ एक केस में दोनों इक्वल हो सकते हैं, जब क्वेश्चन ही बोल दे कि क्रॉस सेक्शन पे हर जगह वेलोसिटी सेम है। उसके बाद हमने टोटल एनर्जी सीखा। 3 हेड का समेशन होता है, काइनेटिक हेड, प्रेशर हेड एंड डेटम हेड। अगर हम बोले कि डेटम उठाकर हमने चैनल बेड पर कोइंसाइड करा दिया, Z 0 हो जाएगा, तो ऐसे केस में टोटल एनर्जी टर्म इज रिप्लेस्ड बाय स्पेसिफिक एनर्जी। हेड क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वेट। फायदा क्या होता है? मास निकालना बड़ा मुश्किल है, तो मास की टर्म को हम एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हम हेड टर्म का यूज करें। सो विद दिस बच्चों, आपका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, हम बोल सकते हैं एक मेजर पार्ट, इंटरेस्टिंग पार्ट फिनिश अप हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम ये समझेंगे कि स्पेसिफिक एनर्जी डेप्थ के साथ कैसे बदलती है। एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट होता है क्रिटिकल एनर्जी एंड ऑल्टरनेट डेप्थ्स का। 100% आपने अपने कॉलेज में इसको जरूर पढ़ा होगा सेमेस्टर्स में। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत नॉलेजेबल होगा। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।